तरफ सुप्रीम कोर्ट एक तरफ लोकतंत्र की हत्या का नाम देता है। बीजेपी नेताओं ने जिस तरह से चुनाव में धांधली की, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट कहता है कि लोकतंत्र की हत्या है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बावजूद खड़े हो गए, देश की संसद में खड़े होकर के देश की संसद में इस बात को लेकर के मानने की बजाय कि देश के सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र की हत्या करार दिया है, इस बात को मानने की बजाय विपक्ष के ऊपर तोहमतें लगानी शुरू कर दी। और तोहमतें भी ऐसी लगाई जो चार अपने पर खुद आ जाए। कम से कम किसी पर आप निशाना साध रहे हैं तो ऐसे तो साधिए कि आपके ऊपर निशाना साधने की जगह ना बचे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंशवाद के ऊपर बीजेपी को, विपक्ष को घेरने लगे। और जब उधर से आवाज आई तो मोदी जी की जबान लड़खड़ा गई साहब। दूसरी बड़ी बात, विपक्ष को कहने लगे कि जिन्होंने लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। लेकिन एक लिस्ट है मेरे पास में, लिस्ट है, मैं आपको दिखाने वाला हूं अभी कि किस किस बीजेपी के नेता का नाम किस किस घोटाले में रहा और कौन कौन ऐसा नेता जो विपक्ष में था जिस पर बीजेपी के नेता घोटाले का आरोप लगाते थे और अब वो बीजेपी के खेमे में आ गए हैं। वो कहां पर लौटाने जाएंगे। और फिर उसके बाद में नरेंद्र मोदी संसद में खड़े होकर के कह गए कि अब की बार 400 पार। कमाल की बात यह है कि आपको फटकार पड़ी है, आपको लताड़ लगी है, आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपने लोकतंत्र की हत्या की है। और उस बात पर आप माफी मांगने की बजाय, उस बात पर आप देश के सामने यह स्वीकार करने की बजाय कि यहां एक छोटे से चुनाव में, महज एक छोटे से चुनाव में जीतने के लिए वाकई हमारे नेताओं ने गलत काम किया। और जब इतने छोटे से चुनाव को जीतने के लिए आपके नेता इस तरह का काम कर रहे हैं तो फिर आप 400 पार किसके सहारे पर बोल रहे हैं। और ये 400 पार का जो नारा आप दे रहे हैं, ये आपका विश्वास कहा जाए या इसको आपका अहंकार कहा जाए, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो मैं एक एक करके नरेंद्र मोदी जी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, खास तौर पर कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया उसके बाद प्रधानमंत्री का ऐसा कहना बनता नहीं था। लेकिन देखिए ना, वही है कि हम बोलेंगे और दुनिया सुनेगी। और वो वहां पर इतना बड़ा कांड हुआ, इतना बड़ा हंगामा खड़ा हुआ और उस पर चर्चा नहीं होगी क्योंकि मीडिया इनकी है, मीडिया सरकार के हाथ में है। इसलिए आप चाहे जैसे मर्जी बात करिए। तो सबसे पहले तो जरा आप सुनिए एक बार कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कह रहे हैं कि जिन्होंने लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। कमाल की बात है साहब। मैं कुछ नाम आपको सुनाऊंगा और ये लूटना और लौटाने वाला जो खेल है उसको भी मैं समझाऊंगा। पहले मोदी जी को सुनिए। मैं इस पवित्र सदन में फिर से दोहराना चाहूंगा, जिसको जितना जुल्म मुझ पर करना है कर ले, मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चलती रहेगी। जिसने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा, जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। ये मैं देश को इस सदन की पवित्र जगह से वादा करता हूं। जिसको जो आरोप लगाना है लगा लें, लेकिन देश को लूटने नहीं दिया जाएगा और जो लूटा है वो लौटाना पड़ेगा। अब देखिए कितनी गजब बात है। पहली बात तो यह है कि 10 साल से सरकार में है, 10 साल से सत्ता में है, तो लौटाने के लिए आप क्यों जो है वो मिन्नतें कर रहे हैं? आप क्यों नहीं अभी तक लेकर के आ गए? 10 साल के अंदर तो जो यहां से लूट करके गए हैं और यहीं पर बैठे हैं या विदेश में बैठे हैं, जहां मर्जी बैठे हैं, उनको क्यों नहीं लेकर के आ गए आप? भाई ललित मोदी, नीरव मोदी, छोटा मेहुल चोकसी भाई, विजय माल्या, वो कहां पर लूट करके अभी हैं? उनका लूटा हुआ कहां है? उनको क्यों नहीं लेकर के आए? पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आप एक काला धन की भी बात कर रहे थे। कितना काला धन आ गया देश के अंदर? वो लूटा हुआ काला धन जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वो कहां है काला धन? 10 साल की सरकार हो गई साहब, 10 साल की। आपने कहा था कि कांग्रेस को आपने 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दे दो। देश ने आपको 120 महीना दे दिया। अब बताइए हिसाब कहां है आपका? कहां है काला धन?
कहां है नीरव मोदी, कहां है ललित मोदी, कहां है मेहुल भाई, कहां है विजय माल्या और कहां है काला धन, कहां है 15 लाख? तो आप बताइए, अपना तो हिसाब दीजिए। 10 साल हो चुके हैं आपके, और जो यहां पर लूट करके बैठे हुए हैं, यहां इस देश में मौजूद है या इस देश से चले गए, जो नेता की बात आप कर रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो उनको बाहर क्यों छोड़ा हुआ है? जिसने लूटा है उनको क्यों नहीं आप जेल के अंदर डाल देते हैं? ये बार बार ईडी भेज करके, सम्मन भेज करके, अब एक बार में ही सब कुछ जो है वो सारा फाइल निकालिए और एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए बोल दीजिए बाकी सब काम बंद, पहले फटाफट नेताओं का काम शुरू करेंगे। लगाइए 1 महीने के लिए और भर्तियां कीजिए आप। और तीसरी बड़ी बात इसमें आप सुनिए, तीसरी बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं जिन्होंने लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। तो ये सारे लूटने वाले विपक्ष में ही हैं, या ये सारे लूटने वाले जो विपक्ष में थे वो आपकी पार्टी में क्यों आ जाते हैं? जब ईडी की रेड होती है तो उसमें 95 से 97% वो विपक्ष के नेता हैं। तो ये सारा लुटाने का ये सारा खेल विपक्ष में ही है। बीजेपी बहुत संस्कारी पार्टी है, और फिर उसके बाद में एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि बीजेपी के पास में ही पैसा है, विपक्ष के पास में पैसा ही नहीं है। और इसके बाद में एक लिस्ट देखिए साहब, ये लिस्ट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखनी चाहिए। हिमंत बिस्वा शर्मा, शारदा चिट फंड घोटाला, किसने कहा था? अमित शाह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है आपको? तो ये हिमंता बिस्वा शर्मा अब किधर है? बीजेपी के अंदर, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। शुभेंदु अधिकारी, पश्चिम बंगाल शारदा घोटाला, अब ये शुभेंदु अधिकारी कहां पर है? ममता बनर्जी के पास में थे, ममता बनर्जी के नेता थे, टीएमसी के नेता थे, लेकिन बीजेपी अपने पास में ले आई और पश्चिम बंगाल का अध्यक्ष बना दिया। जितेंद्र तिवारी पश्चिम बंगाल के हैं, कोल तस्करी का केस इनका क्या रहा? नारायण राणे महाराष्ट्र के अंदर आदर्श सोसाइटी घोटाला, और अब आपने इनको मंत्रिमंडल में जगह दे रखी है, आपके मंत्री बने हुए हैं ये। बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक के अवैध खनन, अब बीएस येदियुरप्पा के बेटे, बीएस येदियुरप्पा ने संन्यास ले लिया तो बीएस येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र येदियुरप्पा, और विजेंद्र येदियुरप्पा को अध्यक्ष बना दिया इन्होंने कर्नाटक का। उसके बाद में प्रवीण डारेकर, ये महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला। अजीत पवार, चक्की पीसिंग, नेचुरली करप्ट पार्टी, ये सारे बयान किसके हैं? वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसे याद है आपको, छाती ठोक ठोक करके, नेचुरली करप्ट पार्टी। और उसके बाद में नेचुरली करप्ट पार्टी आ गई, भतीजे आ गए उनके इस तरफ। और अजीत पवार के ऊपर सिंचाई घोटाला था। देवेंद्र फडणवीस कहते थे चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, लेकिन चक्की पीसिंग सब खत्म। फिर उसके बाद में मुकुल रॉय पश्चिम बंगाल में शारदा घोटाला, मुकुल रॉय उधर गए अपना केस वेस बंद करवाया, फिर इधर ही आ गए। फिर उसके बाद में बेल्लारी के रेड्डी बंधु खनन घोटाला, और इनके बारे में तो क्या कहें साहब, रेड्डी बंधु का तो बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। तो ये जो नाम है ये तो कुछ चंद उंगलियों वाले नाम है, बहुत बड़े बड़े जो नाम है वो। बाकी के नेता जो विपक्ष में थे तो उनके ऊपर आरोप थे, उनकी फाइलें खुली हुई थी, उनकी गिरफ्तारियां जो है उसकी तलवार उन पर लटकी हुई थी, लेकिन जैसे ही उधर गए उसके बाद में शांति सन्नाटा, और उसके बाद में वॉशिंग मशीन से निकले और दूध के धुले हो गए। तो जिन्होंने लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। तो ये लुटा करके आपके पास में आए हैं या लूट करके आपके पास में आए हैं, ये कैसे आए हैं और इनकी लूट का क्या हुआ? अब दूसरा बयान सुनिए। नरेंद्र मोदी जी बोले कि परिवारवाद जो है वो बड़ा हानिकारक है देश के लिए। सुनिए जरा एक बार। जहां एक परिवार को पार्टियां लिखी जाती हैं वो लोकतंत्र में उचित नहीं है। लोकतंत्र में पार्टी अनेक, एक परिवार के 10 लोग राजनीति में आए, कुछ बुरा नहीं है। हम तो चाहते हैं नौजवान लोग आए, हम भी चाहते हैं ये इसकी चर्चा करिए। हमारे साथ, आपके साथ मेरा विषय नहीं है। कम से कम देश के प्रधानमंत्री को इतना जरूर सोचना चाहिए कि वो जो बोल रहे हैं तो उनके शब्दों में कुछ वजन हो। वो बोले तो कम से कम आदमी उनके बारे में कुछ सोच करके, विचार करके, रिसर्च करके लेकर के आए, तब जाकर के पता चले। कम से कम वो देश की सदन छोड़ करके जा चुके हो तब पता चले। लेकिन जैसे ही वो बोल रहे थे उधर से गौरव गोगोई, कांग्रेस के सांसद, वो खड़े हुए और खड़े होकर के बोलने लगे कि जेजेपी किसकी पार्टी है,
वही जेजेपी पार्टी जिसके 10 विधायक हैं और आपकी सरकार नहीं बनी हरियाणा के अंदर, और आपने जेजेपी को अपने साथ में ले लिया। जेजेपी में जो है वो माता विधायक, पिता विधायक, दादा विधायक या मुख्यमंत्री कह लीजिए, आप क्या कहेंगे। तो जेजेपी को आपने अपने साथ लिया, फिर उसके बाद में अकाली दल को आपने साथ लिया। तो ये नाम और कुछ, उसके बाद में मैं आपको कुछ मैप दिखाता हूं, देश का जो है मैप आपके सामने पेश किया जाता है। ये आप सबसे पहले आप ये देखिए, एक मैप जो है ये दिखाया जाता है, ये मैप, और इसमें दिखाया जाता है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बीच के अंदर ये जो गांधी फैमिली है, ये यूपी के अंदर या दिल्ली के अंदर जो है ये वंशवाद की राजनीति करते हैं। फिर ऊपर से लेकर के नीचे तक इसमें दिखाया जाता है कि अब्दुल्ला परिवार जो है, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला वो हैं, महबूबा मुफ्ती हैं, फिर उसके बाद में अकाली परिवार है, बादल परिवार, फिर उसके बाद हुड्डा परिवार है, गहलोत हैं, सोलंकी हैं गुजरात के अंदर, और आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे ये हैं, महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार का है, फिर उसके बाद में ये कुमार स्वामी का जो है वो वंशवादी है, चंद्रबाबू नायडू का है, फिर उसके बाद में तमिलनाडु में आ जाइए तो तमिलनाडु में रेड्डी का है, करुणानिधि का है, और फिर उसके बाद में केसीआर का परिवार है, हेमंत सोरेन का परिवार झारखंड के अंदर, फिर दिग्विजय सिंह का परिवार मध्य प्रदेश में, कमलनाथ का परिवार, ममता बनर्जी का परिवार, गौरव गोगोई का परिवार, अखिलेश यादव का परिवार, और जयंत चौधरी का परिवार, और वीरभद्र सिंह का परिवार। तो ये सारी बातें बताई जाती है, ये मैप बताया जाता है। हालांकि इसमें से अब कई नेता जो है वो, कुमार स्वामी इस वक्त बीजेपी के पास में है, कुमार स्वामी के साथ में अकाली दल जो है वो अब बीजेपी के साथ ही आप समझिए। और इसके अलावा जो है, इसके अलावा इसमें से खैर अभी ये 2 ही हैं, बाकी इनके सारे सहयोगी छोड़ करके चले गए। तो ये तो आपको बताया जाता है, ये मैप आपको दिखाया जाता है, लेकिन ये दूसरा मैप आपको नहीं दिखाया जाता है। ये दूसरा मैप आप देखिए जो बीजेपी के वंशवाद है, और ये ऊपर से लेकर के हर राज्य में फैला हुआ है। दिल्ली के अंदर प्रवेश वर्मा का है वंशवाद, फिर आप देखेंगे तो पीयूष गोयल का और विजय गोयल का परिवार वो भी वंशवादी है, वसुंधरा राजे का परिवार, उनका बेटा वो भी वंशवादी है, उनका बेटा सांसद है, फिर गुजरात में अमित शाह, जय शाह हैं, फिर महाराष्ट्र के अंदर पीयूष गोयल हैं, फिर पंकजा मुंडे का परिवार है वो भी वंशवाद है, प्रमोद महाजन और पूनम महाजन का परिवार वंशवाद है, देवेंद्र फडणवीस का परिवार वंशवाद है, बीएस येदियुरप्पा का परिवार कर्नाटक में वंशवाद है, फिर उसके बाद में छत्तीसगढ़ में रमन सिंह का परिवार वंशवाद है, उनके लड़के सांसद हैं, फिर उसके बाद में जो है वो आप उड़ीसा के अंदर धर्मेंद्र प्रधान का परिवार वंशवाद है, फिर उत्तर प्रदेश के अंदर राजनाथ सिंह, मेनका गांधी, कल्याण सिंह और ब्रजभूषण शरण सिंह, और मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय और ये विजय राजे सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अब बीजेपी के अंदर चले गए हैं। ये सारा वंशवाद, फिर विजय बहुगुणा, रीता बहुगुणा का परिवार, फिर ये जयंत सिन्हा का परिवार, यशवंत सिन्हा का परिवार, फिर उसके बाद में रविशंकर प्रसाद का परिवार। तो ये परिवार का मैप आपको नहीं दिखाया जाता है कि पूरे देश में ये परिवार भी है, पूरे देश में ये भी बीजेपी के नेता परिवारवादी है, लेकिन इस पर बात नहीं होती है। बात ये होती है कि हां, पूरे देश में देखो कैसे वंशवादी राजनीति ने देश को तबाह कर दिया है। और जरा ये आप लिस्ट देखिए पहले एक बार, ये लिस्ट आप देखिए बीजेपी की जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स है, इसमें राजनाथ सिंह के बेटे वो विधायक हैं, और वीरभद्र के बेटे वो जो है वो माफ कीजिए ये प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर वो सांसद हैं, किरण रिजिजू वो भी जो है वो परिवारवाद के एक प्रोडक्ट हैं। इसी तरह से सारे के सारे शुभेंदु अधिकारी, अब ये दूसरे दूसरी पार्टियों से परिवारवाद वाले नेता ले आए, और ये कई बार मैं आपको बता चुका हूं, आपको भी बड़ा जो है बोरिंग लग रहा होगा कि नहीं ये लिस्ट हम पहले बहुत बार देख चुके हैं। तो खैर अब मैं इस पर क्या चर्चा करूं। इंद्रजीत का परिवार हो, चाहे सिंधिया का परिवार हो, चाहे जो है वो आरपीएन सिंह, ये भी कांग्रेस के नेता, ये भी आरपीएन सिंह, राव इंद्रजीत हरियाणा से और ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराष्ट्र से। तो ये सारे जो दूसरी पार्टियों में परिवारवाद थे वो भी अपने पास में ले आए।
और स्कैम की बात जहां पर नरेंद्र मोदी कर रहे थे, तो ये बहुत सारे स्कैम हैं। ए टू जेड जो है वो स्कैम है, जिस ये गूगल के ऊपर आप सर्च करेंगे तो गूगल के ऊपर इस तरह की ये आपको कई सारी फोटो जो है आपको मिल जाएंगी। इसमें कई बार जो है कई सारी आईटी सेल के जरिए भी चलाई जाती हैं, ये भी एक सही बात है। लेकिन कई बार ये सारी चिक्की का जो घोटाला है पंकजा मुंडा के ऊपर लगा और हालत ये आ गई थी कि उनको इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन अब चर्चा नहीं होती है। तो सवाल ये है कि आप अपनी राजनीति नहीं देख रहे हैं और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि भाई, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है अगर एक परिवार के अंदर 10 लोग आगे बढ़ जाएं, बस परिवार की चलनी नहीं चाहिए। तो आपकी पार्टियां जिनके साथ में गठबंधन में, उनका तो पूरा परिवार ही पार्टी है साहब। अब कांग्रेस के अंदर तो आप क्या देखेंगे? कांग्रेस के अंदर तो राजीव गांधी के बाद में कोई प्रधानमंत्री बना क्या? गांधी परिवार से सोनिया गांधी बन सकती थी आसानी से, नहीं बनी। मनमोहन सिंह को बनाया। मनमोहन सिंह के बाद में फिर यह भी कई बार अखबारों में, कई जो है वो किताबों में जिक्र हुआ है कि राहुल गांधी को बनाना चाह रहे थे मनमोहन सिंह, नहीं बने। और उसके बाद में अब अध्यक्ष की कुर्सी भी नहीं है गांधी परिवार के पास में, अध्यक्ष की कुर्सी भी मल्लिकार्जुन खड़गे के पास में है। तो अपनी पार्टी जो है वो तो दिखाई देती है, दूसरे की नहीं दिखाई देती है। तो ये सारी बातें। अब इसके बाद में दूसरी बड़ी बात, नरेंद्र मोदी जी बोले कि अब की बार 400 पार। भाई लताड़ तो आपको ऐसे पड़ी है एक छोटे से चुनाव को लेकर के कि आपको माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन वो बात तो दिखी नहीं। अब की बार 400 पार का नारा दे दिया। जरा सुनिए एक बार। और आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। तो ये नरेंद्र मोदी जी का नारा है। अब कमाल की बात यह है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह की बातें तो जरूर कहते हैं, लेकिन सच्चाई को नहीं स्वीकार कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि नीतीश कुमार को आपको लेकर के आना पड़ा। आपकी बिहार में दाल नहीं गल रही थी, आपको पता था कि गठबंधन नुकसान दे देगा और आपको नीतीश कुमार को लाना पड़ा। सच्चाई यह है कि इसके बाद में आपको झारखंड के अंदर मुंह की खानी पड़ी। आपके विधायक, आपके सांसद कहते रहे कि इनके पास तो सरकार ही नहीं बना पाएंगे, 35 विधायक है इनके पास में, लेकिन वहां पर डंके की चोट पर बहुमत साबित हुआ। और सच्चाई यह है कि शिवसेना को कैसे तोड़ करके वहां पर सरकार बनाई है महाराष्ट्र के अंदर। तो जोड़ तोड़ कर करके कैसे न कैसे करके इधर से उधर जो है आप टिके हुए हैं। और उसके बाद में ये सारी बातें, कमाल की बात यह है कि लोग क्या अब भी इतना सब कुछ देखने और दिखाने के बाद में क्या एक ही पार्टी के भोंपू पर विश्वास कर रहे हैं, या अब लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि लोगों को पता है कि लड़खड़ाती हुई जुबान का मतलब क्या है, ये 400 पार का नारे का मतलब क्या है। ये क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि मोदी जी की हालत, बीजेपी की हालत इस वक्त ये है कि 200 के आसपास गाड़ी फंसी हुई है। और वो गाड़ी जो है, क्योंकि ऐसे ही जो अमित शाह जी ने 150 पार का नारा दिया था गुजरात के अंदर और 99 पर सुई अटक गई थी। तो बहुत बार ऐसी चीजें हुई हैं। राजस्थान के अंदर नारा दिया गया, हरियाणा में 75 पार का नारा दिया गया था, 75 पार, अब की बार 75 पार। और एबीपी चैनल ने तो 82 दे दिया था, 90 में से 82 एग्जिट पोल के अंदर 90 सीटें हरियाणा में, और 90 में से 82 दे दिया था कि बीजेपी जीत रही है। और हालत क्या हुई मालूम है आपको? हालत यह हुई कि 31 विधायक आए, सरकार तक नहीं बना पाए। सरकार बनाने के लिए दूसरी पार्टी जेजेपी की बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा। और कांग्रेस पार्टी के अंदर सिर्फ 1.5 महीने पहले जो है वो हुड्डा को जो है वहां पर कमान सौंपी गई थी, और उसके बाद में हुड्डा ने जो है वहां पर अच्छा खासा वहां पर अच्छा प्रदर्शन किया। तो ये सारी बातें हैं। खैर, शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को कुछ समझ में आए, लोगों की आंखें खुलें और लोग अब फिर अपने से अपनी राय जो है बना पाए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए
ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।